तो 90% मुझे लगता है कि लोगों के माइंड में आता है कि सांस लेना छोड़ना है ना, योगा इज जस्ट अ स्ट्रेचिंग। तो आप उस चीज़ को कैसे देखती हैं कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग है या और भी कई कुछ है? योगा के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है। अगर हम थ्योरी को पढ़े योगा की, तो उसमें हमारा अष्टांग योग आता है। उसके अंदर हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही आपकी बचपन से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की। तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव मोमेंट्स भी रही होंगी, कुछ डिस्करेजेस मोमेंट भी रही होगी, लोगों ने डिमोटिवेट भी किया होगा। तो वो क्या मोमेंट्स थी और किस तरीके से आपको लगा कि लोग डिमोटिवेट आपको कर रहे हैं? देखिए सर, काम कुछ भी हो, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन और स्ट्रगल तो हर काम में होती है। तो रुचिका जी, अभी बात करते हैं कि जो बहुत सी कॉमन बीमारियां हमें सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं आज के डेट में, सर्वाइकल जैसे है, तो हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। तो सर्वाइकल के लिए आप कौन सा आसन सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आसन सजेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्वाइकल इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों को है बट इतनी बड़ी नहीं है। अगर मेरी मानो तो नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिविटी में इंडल्ज हो, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। तो रुचिका जी, कैसे हैं आप? सर, आई एम वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक तो यू। आज हमसे आपसे कुछ डिस्कशंस करेंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड। तो 4 साल के थे आप शायद, है ना, जब आपने योगा शुरू कर दिया। उस टाइम के ऊपर बच्चों को मुझे लगता है कि मिट्टी खाने या फिर खेलना, गेम्स और इन चीज़ों से, टीवी कार्टून से फुर्सत नहीं होती। तो इतना डिसिप्लिन आपने कैसे मेंटेन कर लिया अपनी लाइफ में? सर, डिसिप्लिन की बात करें तो मेरे घर से ही इस चीज़ की स्टार्टिंग होती है। मेरे पेरेंट्स और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो ही इस चीज़ में काफ़ी इंडल्ज थे। वो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट था घर का। तो फिर वहीं से थोड़ा हमें सीख मिली इस चीज़ में फर्दर मूव करने की। तो वहीं से हमने सीखा कि डिसिप्लिन में कैसे रहना। तो स्टार्टिंग से ही फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से ही हमारा डिसिप्लिन का जो था वो चलता रहा। ओके। सो थोड़ा सा व्यूअर्स को आप बताएंगे अपनी योगा जर्नी के बारे में कि 4 साल से आप शुरू हुए और आपने इंटरनेशनल लेवल तक अचीव कर लिया। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें अचीव करी, कैसे आपके मन में चेंजेस होते गए कि इस चीज़ को मुझे अपना रास्ता बनाना है और अपनी डेस्टिनेशन भी मुझे योगा को ही बनाना है। जी, जब मैं यूकेजी क्लास में थी तो मैं दयाल सिंह सेक्टर 7 स्कूल में पढ़ती थी। तो उस टाइम हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी हुई। ये समर वेकेशंस के अराउंड का टाइम था। वहाँ पे कुछ एक्टिविटी थी जिसमें एक योगा भी एक एक्टिविटी इंडल्ज की गई थी वहाँ पे। तो वहाँ से मेरे ब्रदर को काफ़ी अट्रैक्शन हुई उस चीज़ से कि मेरे को योगा ही करना है। तो वहाँ से हमें कुछ पैम्पलेट वगैरह मिले, तो हम उनको घर ले आए। हम छोटे थे तो हम घर ले आए उनको। तो पेरेंट्स भी थे इस चीज़ में, एक्टिविटी में पेरेंट्स थे कि वो थोड़े फिटनेस फ्रीक हैं। तो उन्होंने देखा कि इट्स रियली अ गुड कि योगा से रिलेटेड अगर ये पैम्पलेट लाए हैं तो क्यों ना इनको उसी में करवाया जाए। तो वहाँ से जैसे ही हमें पेरेंट्स ने योगा में डाला तो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल वाज आल्सो गुड, ब्रदर का भी और मेरा भी, हम दोनों का बहुत अच्छा था फ्लेक्सिबिलिटी लेवल। तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि इनको करवाना ही है, योगा ही करवाना है। तो हमें एक इंस्ट्रक्टर हमारे लिए हायर किया गया उस टाइम। और फिर हम कॉम्पिटिशन्स खेलने लगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मेडल्स आए तो और भी ज़्यादा खुशी होने लगी। और ऊपर से भाई का साथ था, तो ये सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर नेशनल में पहुँचे हम, स्टेट किया, नेशनल किया। फिर उसके बाद हमें एक मौका मिला इंटरनेशनल जाने का। उस टाइम दोनों की पोजीशंस थी, तो पापा ने खुश होकर दोनों को भेज दिया। वहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की, काफ़ी कुछ हमने योगा से रिलेटेड वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग एक्टिविटी थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे। लाइक ट्रेडिशनल योगा था, उसमें आर्टिस्टिक था, रिदमिक था, और उसके साथ साथ कुछ हमारा आर्टिस्टिक सिंगल था, सॉन्ग्स के साथ हमारी योगा थी। तो हमने सब कुछ परफॉर्म किया और वहाँ पे भी हमारी अचीवमेंट थी। मेरा भी गोल था, ब्रदर का भी गोल था। तो इट वाज रियली ग्रेट मोमेंट फॉर मी। मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मतलब हमारी मेहनत रंग लाई। तो कौन सी कंट्री था में था ये? थाईलैंड। थाईलैंड में। और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया?
वहाँ पे काफ़ी 15 कंट्रीज़ के राउंड थे वहाँ पे उस टाइम। तो उसमें मैं कुछ बता देती हूँ। लाइक अफ्रीका से भी लोग थे वहाँ पे, और बैंकॉक तो था ही वहाँ पे। उसके साथ साथ और भी काफ़ी कंट्री, स्विट्ज़रलैंड से लोग आए थे। तो और भी बहुत सारी कंट्रियाँ थी अलग अलग जहाँ से लोग आए हुए थे। वियतनाम से लोग थे। तो इट वाज रियली ग्रेट। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही आपकी जी। बचपन से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की। तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव मोमेंट्स भी रही होंगी, कुछ डिस्करेजेस मोमेंट भी रही होगी, लोगों ने डिमोटिवेट भी किया होगा। तो वो क्या मोमेंट्स थी और किस तरीके से आपको लगा कि लोग डिमोटिवेट आपको कर रहे हैं? देखिए सर, काम कुछ भी हो, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन और स्ट्रगल तो हर काम में होती है। राइट। लेकिन मेरा फैमिली सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था बैक से कि मुझे इन अप्स एंड डाउन की परवाह ही नहीं थी उस टाइम। फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी। फैमिली, मदर हो, फादर हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, इंस्टेड ब्रदर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। इट्स अ मतलब ठीक था सब, बट अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत आते ही हैं। उसमें हमने थोड़ा साथ में ही, क्योंकि ब्रदर मेरे साथ रहते थे तो मुझे इतना प्रॉब्लम आया नहीं। राइट। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो भी हम एक सेफ्टी उससे मैं जा रही थी, क्योंकि ब्रदर मेरे साथ था। कोई भी कंपटीशन था, ब्रदर साथ था, तो वहाँ पे ठीक था सब। तो ये हमने बात की आपकी जर्नी से रिलेटेड। अगर अब हम योगा की बात करें तो मैक्सिमम जो लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है कि योगा जब वर्ड बोला जाता है तो 90% मुझे लगता है कि लोगों के माइंड में आता है कि सांस लेना छोड़ना, है ना, योगा इज़ जस्ट अ स्ट्रेचिंग। तो आप उस चीज़ को कैसे देखती हैं कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग है या और भी कई कुछ है? योगा के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक कहा आपने, लोग सोचते हैं ये स्ट्रेचिंग है, इसमें सिर्फ शरीर को मोड़ना है, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना है या फिर ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है। नो, इट्स नॉट ओनली दिस। इसके अलावा इसके अंदर बहुत वास्ट कंसेप्ट है, जिसमें अगर हम थ्योरी को पढ़ें योगा की, तो उसमें हमारा अष्टांग योग आता है। उसके अंदर हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 कंसेप्ट अगर पूरे होते हैं तो ही हमारा योग कहलाता है। यम में आपका खान पान, आपका रहना सहना, नियम, सब इसी के अंदर। यम नियम के अंदर आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, आप झूठ तो नहीं बोलते, आप लड़ाई तो नहीं करते, ये सब कंसेप्ट हमारे योगा के अंदर है। उसके अलावा आप कितना ध्यान लगाते हो, कितने प्राणायाम करते हो, कितना आप कंसंट्रेट करते हो चीज़ों पे, तो ये सब फुली कंसेप्ट जो है हमारा योगा का होता है। ये सिर्फ एक यही नहीं है कि आपने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, नो। इसके अलावा बहुत कुछ है, अगर जानोगे ना तो बहुत कुछ है। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत कुछ है। तो आपने कहा कि थ्योरेटिकल अगर हम योगा के बारे में पढ़े तो ये सब कुछ आता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यही दिखाया बोला जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक थ्योरेटिकल बेस्ड सिस्टम है। आपने मास्टर्स इन योगा करी, साथ के साथ आपने डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी आपने किया। तो उस जगह के ऊपर भी आपको ये कमी दिखाई दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि योगा इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल, है ना। हम शरीर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम उसको ढाल रहे हैं, कैसे मोल्ड कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने बताई, खाने पीने का आपने सारा सिस्टम बताया, तो यहाँ पर सारा प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको लगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ज़्यादा बेस्ड हो रहा है? सर, प्रैक्टिकली ठीक है। प्रैक्टिकली मेरे को ऐसा लगता है कि योगा में उल्टा है। Okay. योगा में थोड़ा सा क्या है कि योगा में प्रैक्टिकली लोग कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी नहीं है, कोर्सेज नहीं है। अगर हम जनरली नॉर्मल टाउन में लें तो योगा का कोई कोर्स है नहीं। ओके। यहाँ से भी अगर हम करें, यहाँ से भी हमारा करनाल में एक भी कोर्स नहीं है योगा का। ओके। किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी भी कॉलेज में नहीं है, इनफैक्ट स्कूल के करिकुलम में भी योगा नहीं है इस टाइम। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को चलाया है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे को वो किया है, स्टार्ट किया है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस आए हैं। Okay. अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि करिकुलम में आ जाएगा, लेकिन अभी इतना नहीं है। लेकिन होना चाहिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। देखो, प्रैक्टिकल ज़रूरी है, आप प्रैक्टिकल अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट थ्योरी आप योगा को जान ही नहीं सकते। Okay. क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है योगा का वो थ्योरी के अंदर ही है। तो आपने ये 5-7 मॉड्यूल्स हमें बताए जो योगा के अंदर होते हैं, तो इसमें से आपका सबसे फेवरेट मॉड्यूल क्या रहा?
जो हमारे अष्टांग योग के अंदर, अष्टांग योग के अंदर मेरा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेरा मेडिटेशन की तरफ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये 3 कंसेप्ट जो हैं वो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सबसे ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करते हैं, जिससे मेरी शरीर के अंदर स्टेबिलिटी आती है, मेरे माइंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है और एक डिसिप्लिन बना रहता है, सबसे बड़ी बात। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको, ठीक है, आसन बहुत लोग पसंद करते हैं, प्राणायाम उससे कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट जाता है वो सब मेडिटेशन की तरफ सबसे ज़्यादा जाता है। अभी आपने जैसे बताया कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी इसको अटैच करना चाहिए, तो क्या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर भी इसको कोई जगह मिल सकती है? यस सर, क्यों? अभी क्या है कि अभी हम इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं योगा की, जो कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, लेकिन वो सब मुहिम चलाई हुई है सभी ने कि हम योगा को ओलंपिक्स पे लेके जाएंगे, हम एज अ स्पोर्ट्स इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है, जब मैंने शुरू किया था तब करनाल में सिर्फ एक मैं ही थी और एक मेरा ब्रदर था जिसने शुरू किया था, लेकिन आज मैं काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। आज दुनिया भर के बच्चे हैं करनाल के अंदर, बहुत सारे बच्चे ने इस चीज़ के अंदर आना शुरू कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को अपनाना शुरू कर दिया। पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, मतलब साथ साथ उनका ये है, जैसे ट्यूशन्स का लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था, इस अब योगा का भी काफ़ी क्रेज़ आ चुका है, बहुत अवेयरनेस योगा की भी काफ़ी आ चुकी है अब, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये ओलंपिक्स में जाएगा ही जाएगा। तो आपने खुद योगा सीखा, अब आप टीचिंग कर रहे हैं योगा की, आप बच्चों को भी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर आप उस चीज़ को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो आपने अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से ट्रेंड होता हुआ चेंज होता हुआ देखा? कि जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स अभी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो पिछले अगर आपके टाइम की बात करें और आज के टाइम की बात करें तो किस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है, स्पेशली ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, मेल्स फीमेल्स के अंदर क्या कंसेप्ट है इसको ट्रेनिंग का, और किस एज ग्रुप में आप इसको देख रहे हैं कि किस एज ग्रुप से लोग अपने बच्चों को योगा जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं? अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, सबसे पहले मेरे टाइम में मैंने करनाल में सिर्फ, मैंने बताया आपको, करनाल में सिर्फ फर्स्ट हम थे, मैं और मेरा ब्रदर। लेकिन जैसे धीरे 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 लेवल बढ़ता रहा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग इस चीज़ को में अवेयर होते गए, लोग आते रहे, लेकिन हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, राइट, आने जाने की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स आ चुके हैं, उसके साथ साथ चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। अब लोग ज़्यादातर इंडल्ज करते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ में, लाइक कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई वैसे टीवी देख रहा है, एक्टिव वो एक ऐसी टाइप की एक्टिविटी, फ़ोन फ़ोन देख रहा है, और तो उनकी आईसेट वीक हो रही है। और बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं जो हार्ड वर्क तो करवाती नहीं, कोई शरीर का कोई हार्ड वर्क तो होता नहीं उसके अंदर। तो अब क्या है, लोग इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए हैं, किसी को शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। अगर आप जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ठीक रहती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप मशीन ओरिएंटेड हो जाते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी दर्द पेन करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही आज के टाइम पे हो रहा है, तो इसीलिए फिर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अगर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे या फिर कुछ प्ले करेंगे या फिर कुछ योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो शायद हम ठीक हो जाए। तो इस वजह से पेरेंट्स आज छोटे छोटे बच्चों को, मैं इस टाइम जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम, वो 4 इयर्स से स्टार्ट हो जाती है। 4 इयर्स के बच्चे मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं, और 60+ इनफैक्ट 83 इयर्स की एक सीनियर सिटीजन है, वो भी मेरे पास आती है। मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, योगा सब ने करनी है। बिल्कुल। तो हेल्थ के लिए जी, तो जैसे बीमारियों की आपने बात करी, तो आज की डेट में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक गली के अंदर एक कैंसर पेशेंट मिल जाता है, हर एक घर के अंदर एक डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी का या ब्लड प्रेशर तो है ही है, बीपी की बीमारी तो सबको लगी हुई है। तो इन चीज़ों को आप योगा से किस तरीके से समझते हैं कि योगा अगर हर घर में योगा करवाया जाए तो इन चीज़ों को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? अगर आज की बात करें, जिस तरीके से मेडिसिन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं तो वो शरीर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं अगर माना जाए तो जी। लेकिन अगर योगा किया जाए और प्रॉपर तरीके से योगा किया जाए पेशेंस के साथ, और उसको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी अगर उसके अंदर लाई जाए,
तो मैं गारंटी देती हूँ कोई बीमारी होएगी नहीं, इंसान के अंदर कोई बीमारी आएगी नहीं। चाहे आप ओबेसिटी की बात करो, चाहे आप डायबिटीज़ की बात करो, अगर एक डायबिटिक पेशेंट कम से कम योगा 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से कर ले तो उनकी दवाई छूटने तक के चांसेस रहते हैं। ओके। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा योगा, अगर हम अच्छे से उसको फॉलो करें तो। आज की डेट में डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज के ऊपर योगा रेकमेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप बैक एक के लिए, स्पेशली बैक एक, सर्वाइकल, ये तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो मुझे लगता है कि हर तीसरा इंसान आज की डेट में सफ़र कर रहा है, क्योंकि सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हैं, कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है प्रॉपर तरीके से। कॉर्पोरेट में सिटिंग जॉब्स का ज़्यादा वो रहता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोग बैठे ही रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने भी कहीं ना कहीं रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया कि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर आप कहीं ना कहीं योगा को स्टार्ट करें। लेकिन अगर हम जैसे पुराने अपने पूर्वजों की हम बात करें, तो जितना पुराना मेरे ख्याल से योगा है, जितना पुराना इंडियन कल्चर है, उससे पुराना पूरे दुनिया में और कुछ नहीं है। तो हमारे पूर्वज अपनी बीमारियों को योगा से ठीक कर लेते थे। क्या आज हमारा शरीर उस चीज़ के लिए कैपेबल है कि योगा से उन बीमारियों को ठीक किया जा सके, या सिर्फ इन बैक एक, सर्वाइकल जैसी बीमारियों को ही हम ठीक कर सकते हैं योगा से? देखिए, पुराने टाइम में खान पान बहुत अच्छा था जी। ये सबसे बड़ी उनकी एक पावर थी, पावर कह लो या फिर उनका द्रोहर कह लो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उन लोगों के पास। लेकिन आज हर चीज़ में मिलावट है, ये चीज़ आप मानते हैं? बिल्कुल। चाहे कोई भी चीज़ हम ले लें, मार्केट से ले या फिर कहीं से भी ले हम उसको, तो हर चीज़ में आपको मिलावट मिलेगी। तो हमारा शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, योगा प्रॉपरली करें, और थोड़ा बहुत ये है कि खाना पीना थोड़ा सा अगर अपना शेड्यूल और अपना खाना पीना थोड़ा सा ठीक कर ले तो इस चीज़ से रिकवरी हो सकती है। आज भी है योगा के अंदर पावर, तो स्टार्टिंग से ही है। और पावर, ये पावर ऐसी है कि आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हेल्दी आपको लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा जंक फूड अवॉइड करने पड़ेंगे। आज के टाइम पे हर कोई बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके अगर हम घर का खाएं और फिर साथ साथ हम अपने एक्टिविटीज़ करें, योगा करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब लेकिन गुड रिजल्ट देगा। जब हम घर के खाने की बात करते हैं, तो घर के खाने में क्या, सब्जियां आज की डेट में वो भी पेस्टिसाइड्स हैं। अगर हम गेहूं की बात करें, वो भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाल के उगाए जा रहे हैं। फ्रूट्स की बात करें तो बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं उसके सोशल मीडिया पे कि इंजेक्शन लगा के वाटरमेलन्स को पकाया जा रहा है, आम को मीठा किया जा रहा है। पहले वाटरमेलन मेरे ख्याल से मई या जून में आया करते थे, आज की डेट में आपको दिसंबर में भी वाटरमेलन मिल जाएगा। अभी मैंगो की अगर बात करें तो मई जून में जो है मैंगो आता था, लेकिन अभी फरवरी मार्च से मैंगो स्टार्ट हो गया और प्रॉपर मीठा मैंगो है। लेकिन अगर आप खाओ तो मुझे लगता है कि 2 या 3 खाने के बाद आप बीमार पड़ जाओगे। तो इन चीज़ों को, डाइट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए? स्पेशली अगर हमने डाइट को मेंटेन कर लिया तो काफ़ी हद तक मुझे पता है कि 90% हमारा शरीर जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन अंदर के खाने और बाहर का खाने में मुझे लगता है कि कोई फ़र्क आज की डेट में क्या फ़र्क रह गया है? पेस्टिसाइड्स तो हर जगह हैं। लेकिन अगर आप योगा करोगे तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट वहाँ ये रहेगा कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी जी। जब आप खाओगे तो आपको ये नहीं कि आप बीमार हो जाओ, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टअप है। अगर आप प्राणायाम करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो जाती है उस टाइम। तो जैसे इम्यूनिटी बूस्टअप करेगी तो साथ ही साथ आप जो खाओगे तो वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्ट वे से हम कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे सब कुछ तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपका शरीर थोड़ा सा इन चीज़ों को कैचअप ऑन करेगा। अगर आप कुछ खा रहे हो तो वो चीज़ आपको लगना शुरू हो जाएगी। वो बेसिकली हमारा इम्यूनिटी का ही होता है सारा खेल। वेदर चेंज होता है, हमें जुकाम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं, सबसे मेन प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली बात है इम्यूनिटी कमज़ोर है इसलिए हो रहा है वो सब कुछ। लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम करते हो, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मतलब कह सकते हैं कि आज भी योगा करके ही सर्वाइव करना बहुत ठीक बात है। ओके, सो अभी तक हमने बीमारियों की जैसे हमने बात करी, अब हम आते हैं मेन, कहते हैं कि जो शरीर का मेन पार्ट है दैट इज़ हार्ट। दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हार्ट अटैक्स, अच्छा खासा इंसान एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ खेल रहा है, डांस कर रहा है, हार्ट अटैक आया और ख़त्म। 23-24 साल के बच्चों को जो है वो हार्ट अटैक आना शुरू हो चुका है।
उस चीज़ का ध्यान कैसे रखा जा सकता है स्पेशली योगा से? कोई ऐसे 1-2 आसन जो आप बता पाएँ या कोई ऐसी 1-2 एक्सरसाइज जैसे आपने बताया कि प्राणायाम वगैरह से हम अपनी इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं जिससे सब इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हार्ट को हेल्दी रख सकेंगी? सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार। सूर्य ओके। नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, कुछ भी वो उसके पास बिल्कुल भी, ये लगाओ 10 मिनट भी हैं, हुँ। तो भी आप पूरे दिन की एक्टिविटी उसी के अंदर कर सकते हो। सूर्य नमस्कार के अंदर हमारे 12 स्टेप होंगे। 12 स्टेप को आप डेली 10 से 11 राउंड करो उन 12 स्टेप को। और फिर उसके बाद थोड़े से प्राणायाम, ये हार्डली 10 to 11 जो राउंड होंगे आपके सूर्य नमस्कार, ये हार्डली 4-5 मिनट्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो। ओके। ठीक है। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट आप एक प्राणायाम कर सकते हो, चाहे आप कपालभाति करो उसमें, चाहे आप अनुलोम विलोम करो। मीन्स आपका पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो 10 से 15 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा योगा का। ओके। अगर आप ये सिर्फ इतना भी कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं उस चीज़ के। इससे ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, और आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। फुल डे एक्टिवनेस आपके अंदर रहेगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, कुछ एक्टिविटी अच्छे से कर नहीं पाते, तो वो 10 to 15 मिनट्स अगर इन चीज़ों को देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलेगा। राइट। तो अभी जैसे आपने खुद कहा कि भाई बिजी शेड्यूल है लोगों का, जिन लोगों का, अब जिन लोगों का बिजी शेड्यूल है, जो इस भाग दौड़ की दुनिया में बिल्कुल इंडल्ज हो चुके हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है कि सुकून नहीं है, टेंशन हुई पड़ी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इनडायरेक्टली मैं बात करना चाहूँगा कि दिमाग की, हमने दिल की बात कर ली, बीमारियों की कर ली, अब दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है ना, कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, हर चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन ही नहीं है माइंड के अंदर, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई अंत उस चीज़ का नहीं है। तो उस चीज़ को हम योगा से कैसे रोक सकते हैं? मेडिटेशन उस चीज़ के अंदर कैसे हेल्प कर सकती है? और कौन से एक तो छोटे छोटे एक्सरसाइज जो आप सजेस्ट कर पाएँ कि डेली रूटीन में हमें अडॉप्ट करने चाहिए? सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, सबसे पहले आप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप डीप ब्रीदिंग करो मैक्सिमम। अगर आप इनहेल कर रहे हो तो उसको 10 सेकेंड्स तक ले जाओ, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जितना डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको स्ट्रेस लिविंग में मिलेगा। उसके साथ साथ आपका अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप मेडिटेशन करने का टाइम आप लोगों के पास नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया में हम क्या करते हैं, हम कैंडल की फ्लेम को कंटिन्यूटी में देखते हैं और फोकस हम सिर्फ उसी के ऊपर रखते हैं। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी पलकें ना झपके। अगर आप कंटिन्यूटी में उस पॉइंट को देखते रहोगे, उस कैंडल के पॉइंट को देखते रहोगे, उस कैंडल की फ्लेम को देखते रहोगे, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपका स्ट्रेस है वो एकदम से रिलीव हो जाएगा। तो वो सबसे बेस्ट रहता है हमारा, जिसको हम त्राटक क्रिया बोलते हैं। और उसके साथ साथ आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप ओम चैंटिंग का जो है उच्चारण कर सकते हैं, आइदर इन मॉर्निंग और आइदर इन इवनिंग। सोने से पहले भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, और मॉर्निंग के टाइम भी आप कर सकते हो। ये 3 टाइम है जब आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। उसके साथ साथ आप रात को सोने से पहले अगर आप ओम चैंटिंग यूट्यूब पे चला सकते हो, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे, तो वहाँ पे ओम चैंटिंग चलाओ और उसको सुनो, जस्ट उसको सुनो। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा कि आप एक पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट आपके अराउंड आ जाएगा। अगर आप ओम चैंटिंग का सुनते हो या ओम चैंटिंग का उच्चारण करते हो, उससे आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, जो कि हमारे स्ट्रेस लिविंग में बहुत हेल्पफुल है। तो अभी जैसे योगा इंडिया से निकल कर बाहर तक जा रहा है, आप जैसे लोग इंटरनेशनल लेवल तक योगा को लेकर जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड किया। देन उसके बाद बाबा रामदेव जी की वजह से काफ़ी चीज़ों को मुझे लगता है कि चेहरा मिला इन चीज़ों को कि योगा असलियत में है क्या, कितने लोग वहाँ पर अटेंड करते हैं उनके सेशंस वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर भी वेस्टर्न कल्चर ने अपनी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी। जैसे नया ट्रेंड शुरू हुआ, ये पावर योगा, पानी के अंदर ये योगा करवाया जा रहा है, एक हॉट योगा स्टार्ट हो गया। ये एक्चुअली इनका कुछ अलग से इम्पैक्ट है
या फिर सिर्फ एक दिखावे की चीज़ें बन चुकी हैं और इनका कोई एक्चुअल मतलब रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है ये? देखिए, बेस अगर माना जाए ना, बेस सबका योगा ही है। जी। बेस हमारा सबका योगा रहता है। राइट। पावर योगा, अगर हम पावर योगा की बात करें तो पावर योगा हमारे स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओके। उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथिंग इंक्रीज़ होगी। आप योगा में थोड़ा-सा ये है कि वेरिएशन हम उसको दे देते हैं। जो सिंपल योगा होती है उसमें हम पावर योगा हो गया, या फिर जैसे आपने बताया कि उस पानी के अंदर हम योगा करते हैं, तो वो थोड़ी-सी वेरिएशंस होती हैं। कहीं न कहीं उनके भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उनको बेनिफिट नहीं मिलते। ओके। आपको बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट हर चीज़ का आपको मिलेगा। पावर योगा आपकी स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत अच्छी होएगी। और भी चीज़ें हैं जो कि अयंगर योगा है, उसमें हम थोड़ा प्रॉप्स की हेल्प से हम उसको करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रेचिंग और अच्छी खुलना शुरू होएगी, थोड़ा सा हेल्प आपको मिलेगा। ऐसे ही हमारा विन्यासा फ्लो है, उसमें हम फ्लो बैक टू बैक हम पोस्चर्स करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ होगी, आपकी बॉडी का लेवल बढ़ेगा, जिससे आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होके और आपका जो योगा का पैटर्न है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वेस्टर्न कल्चर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अडॉप्ट करना अडॉप्ट चाहिए। करना चाहिए। एक आपने बात करी अभी प्रॉप्स की, हम्म, ये प्रॉप्स एक्चुअली ये प्रॉप्स क्या हैं? बेसिक से कुछ 5-7 प्रॉप्स आप बता पाएँ जो बिगिनर्स को एटलीस्ट हेल्प कर पाएँ उनको शुरुआत करने के लिए, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी स्किल अगर हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, या हम कुछ खेलना भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं बोरिंग और वो मुश्किल लगता है। हम्म, तो कुछ कई चीज़ों से उनकी हेल्प से हम्म। इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो बेसिकली प्रॉप्स क्या चीज़ है? प्रॉप्स हमारा, जैसे हम ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं योगा के अंदर, आपने देखा होगा कि बहुत सारी रीलें ऐसी आती हैं जिसमें हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, बेल्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हमारी प्रॉप्स में आ जाती हैं। जब कोई बिगिनर होता है, अगर वो हाथ नीचे नहीं लगा सकता, तो हम उसके स्पॉट में हम ब्रिक रख देते हैं, ताकि वो ब्रिक के ऊपर हाथ रख के अपने खुद की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। ओके। उसके अंदर हमारे पास बोल्स आती हैं, योगा बोल्स होती हैं, थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट होता है, बैक बेंडिंग की रोप्स आती हैं, उसके बाद हमारा कॉटन बेल्ट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम खुद को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। रोलर्स आते हैं, वो बैक बेंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रॉप्स इज़ रियली गुड। अगर आपको आपका बिगिनर को फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इंक्रीज़ करना है, तो उनके लिए प्रॉप्स बहुत सही है। ओके। सो एक एंटी एजिंग जो सबके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है, स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चली रहती हैं, टीवी के ऊपर बहुत ऐड जाती हैं कि आप ये लगाओ तो एंटी एजिंग हो जाएगा। तो योगा इस चीज़ के अंदर किस तरीके से हेल्प कर सकता है? एंटी एजिंग के लिए योगा बहुत अच्छा है। हम्म, अगर बात करें एंटी एजिंग की, प्राणायाम तो है ही है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम प्राणायाम हमारी शुद्धि करता है, हमारे श्वास से हमारे शरीर की शुद्धि करता है, उसी तरीके से हम थोड़ा सा नेचुरोपैथी कंसेप्ट उठाएंगे अगर, ओके। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से हम खुद की बॉडी को इंटरनली प्यूरिफाई करते हैं। ओके। वो हमारा क्रियाज होती है। उसमें हमारा जल कपाल होता है, और व्युत कर्मा, शीत कर्मा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम अपने शरीर को अंदर से प्यूरिफाई करते हैं। और अगर हमारा शरीर अंदर से, जिस तरीके से हम बाहर से नहाते हैं, बाहर से बाथ लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इन एक्टिविटीज़ को करके इंटरनली बाथ लेते हैं। ओके। इंटरनली क्लिनजिंग होएगी तो ऑटोमेटिक हमारा फेस चमकेगा, हमारी एंटी एजिंग ख़त्म होएगी और हम जवान दिखना शुरू हो जाएंगे। राइट। तो जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर आप करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ओके। रियली बहुत अच्छा मिलने वाला है। पुराने टाइम में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे कि उनका ऑरा ही बहुत डिफरेंट था। राइट। उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव था, इतना ज़्यादा चमका हुआ ऑरा था उनका, बहुत अच्छा था। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर लिया योगा एक्टिविटीज़ में, योगा के क्रियाज में, योगा एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया कि वो उसी के अंदर बसना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। राइट। वो एंटी एजिंग वो बात आई नहीं फिर बीच में। तो नेचुरोपैथी जो आपने यूज़ किया है एक वर्ड, नेचुरोपैथी एक्चुअली क्या है? नेचुरोपैथी एक ऐसा कंसेप्ट है योगा के अंदर कि आप जल से, मिट्टी से, नेचुरल चीज़ों से आप अपने शरीर को प्यूरिफाई करते हैं, अपने शरीर को ठीक करते हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको घास में चलना चाहिए, ग्रास में चलना चाहिए मॉर्निंग में,
ठीक है। तो मॉर्निंग में बहुत सारे लोग इसी तरीके से रिकमेंड करते हैं, अगर आप ग्रास में चलोगे तो आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो भी एक नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है, नेचर से आपको कनेक्ट कर रहा है वो। उसी के साथ साथ पानी के साथ आप अपने शरीर को शुद्धि कर सकते हो। पानी के साथ हम जल नीति का कंसेप्ट उठा लेते हैं। जल नीति में हम पानी लेते हैं, पानी से हम अपनी नोज़ की क्लींजिंग करते हैं। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, ईयर्स की, नोज़ की, आइज़ की, हर चीज़ को वो क्योर करता है। और उसके साथ साथ हम मिट्टी का भी हम यूज़ करते हैं। जिसकी पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो हम उसके पेट पे मिट्टी का लेप करके और उस गर्मी को हम बाहर निकालते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ों से जो हमारी प्रकृति ने हमें दी हैं, उनकी मदद से हम अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। वो एक नेचुरोपैथी होते हैं। तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और योगा, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है? कहीं ना कहीं तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। वो अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा के अंदर हमारा खाने पीने का, जो हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं आयुर्वेदा के अंदर, वही हम योगा के अंदर रखते हैं जी। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको षटकर्मा, अभी मैंने आपको बताया था क्रियाज के बारे में, तो ऐसे ही षटकर्मा भी वही है जिसको हम आयुर्वेदा में हम षटकर्मा बोलते हैं उसको। तो षटकर्मा और नेचुरोपैथी दोनों सेम कंसेप्ट है। उसके अंदर भी हम नेचुरल चीज़ों से अपने शरीर को प्यूरिफाई करते हैं, उसी तरीके से नेचुरोपैथी में भी हम उसी तरीके से प्यूरिफाई करते हैं। और योगा के अंदर भी हमारा नीति आता है, जल नीति आता है, रबड़ नीति आता है, ये भी हमारा कंसेप्ट योगा के अंदर आता है। तो तीनों इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये तीनों ही हमारी बॉडी को बिल्कुल प्यूरिफाई करने में, बिल्कुल फिट रखने में और बिल्कुल हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो क्या सिर्फ एक करने से काम चल जाएगा या तीनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा? नहीं, आपको तीनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। आयुर्वेदा में अगर आप डाइट का ध्यान रखोगे तो योगा में अगर आप एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे, नेचुरोपैथी में आप इंटरनल प्यूरिफिकेशन का ध्यान रखोगे, तो तीनों कंसेप्ट अगर इकट्ठे चलेंगे तो आप तो सुपरमैन ही हो। ठीक है। तो मतलब आप बहुत फिट हो, आप ये चीज़ लेके चलो, तीनों लेके चलो तो बहुत अच्छा है। तो अब जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो उस टाइम के ऊपर सबसे पहले चीज़ आ जाती है फेस के ऊपर, है ना, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं या फेस ऑटोमेटिकली हमारी एज को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक ये फेस योगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर आजकल देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली ये फेस योगा क्या है और किस तरीके से इसको किया जा सकता है? फेस योगा के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं। हम हाथ की हेल्प से भी उसको कर सकते हैं। हम उसको थोड़ा बहुत, हमारे पास इक्विपमेंट्स आते हैं ऑनलाइन, आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी हेल्प से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली फेस योगा से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम फेस योगा करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो हमारे फेस पे ग्लो आना शुरू होएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें थोड़ा चबी गाल चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक बेसिकली ये इस तरीके से आप उसको लिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा चबीनेस आपके गालों के अंदर आ सकती है अगर आप इस चीज़ को करो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, फेस योगा आपके लिए इफेक्टिव तभी है अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको इरेगुलर उससे करोगे तो फिर आपको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन रेगुलर करोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया। तो रुचिका जी, अभी बात करते हैं कि जो बहुत सी कॉमन बीमारियां हमें सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं आज की डेट में, सर्वाइकल जैसे है, तो हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। तो सर्वाइकल के लिए आप कौन सा आसन सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आसन करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्वाइकल इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों को है बट इतनी बड़ी नहीं है। अगर मेरी मानो तो नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिविटी में इंडल्ज हो, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। इसमें हम ले चलते हैं, अगर बात करें सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल में आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपने गर्दन नीचे नहीं करनी। गर्दन इन द सेंस इस तरीके से आपने अपनी गर्दन को नहीं करना। अगर आप अपनी गर्दन को जितना डाउन करोगे उतना सर्वाइकल स्टिमुलेट होगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर सर्वाइकल है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गर्दन को मैक्सिमम बैक रखें या फिर मिडल में रखें। डाउन नहीं करना उन्होंने। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे बैक बेंडिंग के पोजेज होते हैं, जितने भी हमारे गर्दन बैक करने के पोजेज होते हैं, वो हम उसके अंदर कर सकते हैं। बैक बेंडिंग वाले पोजेज जिसमें हमारी नेक बैक जाती है, वो सब हम सर्वाइकल के अंदर कर सकते हैं। और उसमें कुछ हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ स्क्वाट्स होते हैं।
तो वो हमारे सर्वाइकल स्टैट्स हम कहते हैं, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। हम इस तरीके से अपने हाथ को यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं सर्वाइकल के अंदर, बोथ साइड हम इसको कर सकते हैं। देन फ्रंट में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस, एंड देन बैक में परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ सर्वाइकल स्टैट्स है जिनको हम परफॉर्म करके अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, लाइक हमारा थंब है, ठीक है, अगर हम अपने थंब को इस तरीके से दबाएं दोनों साइड से, अपनी फिंगर्स के दोनों थम्स को अगर आप दबाते हो तो ये भी आपके सर्वाइकल को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक्यूप्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। राइट। सो डिस्क प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज मिलना? बेसिकली डिस्क प्रॉब्लम के लिए आप सबसे पहले आपने फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शंस भी साथ साथ बताऊंगी ताकि आप उस चीज़ को ना करो, ताकि आपका स्टिमुलेट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, आपने हैवी वेट लिफ्ट अप नहीं करना। तीसरा, आपने जंपिंग अवॉइड करनी है। उसके बाद आपका जो बैक पेन है, वो जितने भी बैक बेंडिंग के पोजेज हैं, जैसे मैंने सर्वाइकल में आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से जितने भी बैक बेंडिंग के पोजेज हैं जिसमें हमारी कमर बैक साइड बेंड होती है, वो आपने परफॉर्म करने हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। इससे आप अपने बैक पेन को, चाहे आपको साइटिका का पेन हो, चाहे आपको डिस्क प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का क्योर आपकी बैक बेंडिंग है। जितना मैक्सिमम बैक बेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो जब एज बढ़ रही है तो घुटनों का दर्द भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, तो उन लोगों के लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइज हैं या आसन हैं एक दो जो कर सकते हैं? हाँ, जो लोग एज्ड हैं, बेसिकली उन्हीं लोगों को ज़्यादा ये नी की प्रॉब्लम रहती है, बट स्टिल थोड़े बहुत यंग भी हैं जिनको हो जाती है किसी न किसी कारण की वजह से। तो उनके लिए हम सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो होती है वो होती है स्ट्रेट खड़े होके आपने अपनी हील को लिफ्ट अप करना है। आप अपने पंजों के ऊपर खड़े होगे, आपने हील लिफ्ट अप की, देन डाउन, देन अगेन लिफ्ट योर हील अप एंड देन डाउन। इस तरीके से आप 10 to 15 टाइम्स उसको डेली करो। उसके साथ साथ जब भी आप बैठे हो तो आपने अपनी लेग्स को एक्सटेंड करके अपने पंजों को अपनी साइड खींचना है, पैर के पंजों को अपनी साइड खींचना है और अपनी बॉडी से दूर करना है। वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके नीज़ के लिए। आपके नीज़ अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे 2 से 3 महीने में काफ़ी कुछ हद तक आपको रिकवरी नज़र आएगी। और ब्लड प्रेशर के लिए क्या आसन किया जा सकता है? बीपी के लिए सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जितने भी ब्लड सर्कुलेशन, जिस आसन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है वो आसन बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना बीपी के अंदर, हाई बीपी के अंदर। जितने भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन उल्टे वाले आसन हैं, जैसे कि शीर्षासन या फिर शोल्डर स्टैंड, एक हमारा है शोल्डर स्टैंड, या फिर हमारा चक्रासन, तो ये आसन आपने हाई बीपी पेशेंट्स को करने ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा उल्टा हो जाता है। ठीक है, और करना क्या है, उसको हम करवा सकते हैं अनुलोम विलोम हाई बीपी पेशेंट्स को। सबसे बेस्ट रहता है हाई बीपी पेशेंट के लिए, लेफ़्ट साइड से आप सांस लो, राइट से रिलीव करो। ऑलवेज इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, अगेन एंड अगेन, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप अनुलोम विलोम इस तरीके से करते हैं तो आपका जो हाई बीपी का है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लो बीपी को लेके चलते हैं, हाई बीपी की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा लो बीपी के बारे में बता देती हूँ। तो लो बीपी में अगर किसी को लो बीपी है तो राइट से इनहेल करेगा, लेफ्ट से एक्सहेल करेगा। क्योंकि जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है वो हमारी ठंडी होती है, राइट हमारी गर्म होती है। राइट को हम सूर्य भेदी बोलते हैं, लेफ्ट को हम चंद्र भेदी बोलते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो। लो बीपी की प्रॉब्लम है तो राइट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं। जो लोग शुगर या ओबेसिटी से इस टाइम के ऊपर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या आसन मेनली किए जा सकते हैं? सबसे पहले ओबेसिटी के लिए आप सूर्य नमस्कार करो तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारी कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती है। अराउंड 416 के अराउंड आपकी कैलोरीज, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं कंटिन्यूटी में, उसको हाफ एन आवर तक कर रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। जो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद कम करते हो वो आपकी सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से ख़त्म हो जाती है। तो ओबेसिटी तो आपकी वहीं चली जाएगी। उसके साथ साथ आपने रनिंग थोड़ी बहुत करनी है, थोड़ा बहुत जंपिंग जैक्स, थोड़ा सा वार्म अप बहुत अच्छा करना है। उसके बाद ही आपने सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करना है, तो उससे काफ़ी हद तक आपका जो वेट है वो कम होगा।
उसके साथ साथ डायबिटीज़ की अगर बात करें हम, तो डायबिटीज़ के लिए हमारा सबसे पहले तो थोड़ा सा हमने खान पान का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा खाने पीने का हमें डाइट का अपना मेंटेन करके रखना चले पड़ेगा उस टाइम। और उसके साथ साथ कुछ आसन्स होते हैं, लाइक मंडूक आसन, हम बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो मंडूक आसन बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर आप मंडूक आसन 5 to 10 टाइम्स डेली कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएगी। उसके साथ साथ इनफैक्ट आपकी कुछ लोगों की तो शुगर भी कम, वो मेडिसिन्स भी कम हुई है। अगर आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे मंडूक आसन कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि लोगों की शुगर जो है बिल्कुल नील हो गई है और उनकी दवाइयाँ भी छूट गई हैं। मेरे पास भी ऐसे केसेस आए थे जिसके अंदर शुगर था, तो मैंने मंडूक आसन ही करवाया उनको। कुछ और आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन, तो इन आसनों से उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल नील हो गई और बिल्कुल वो नॉर्मल हो गए। उनकी दवाइयाँ तक छूट गई सारी। इस भाग दौड़ की दुनिया में एक हमारे व्यूअर्स को 5 से 7 कोई आसन ऐसे आप बता पाएँ जो डेली रूटीन में एक नॉर्मल इंसान भी करे तो वो फिट रह पाएगा और वो बीमारियों से थोड़ा दूर रह पाएगा। गिनती के 5 आसन कि जो 5-10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगाया जाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है। ठीक है, वो तो लगाना ही है आपने, वो तो अपनी एक्टिविटी में डालना ही पड़ेगा आपको जी। उसके बाद आप स्टैंडिंग के कुछ पोज मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वन वृक्षासना, सेकंड वन त्रिकोणासना। सिटिंग के हमारे रहेंगे, फर्स्ट वन उष्ट्रासना, सेकंड वन पश्चिमोत्तानासना। एंड स्पाइन के मैं आपको बता देती हूँ, चक्रासना एंड पवन मुक्तासना। उसके बाद उल्टा लेटने में मैं आपको बता देती हूँ धनुरासना और नौकासना। ये कुछ आसन हैं, अगर आप इनको परफॉर्म करते हैं डेली तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ये ऐसे आसन बताए हैं, चाहे आपको साइटिका पेन हो, चाहे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में आपका सॉल्यूशन इन आसनों से मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपका फेवरेट आसन कौन सा? मेरा है कैलाश आसना। वो थोड़ा एडवांस आसन है, तो मुझे एडवांस आसन करना भी अच्छा लगता है और करवाना भी अच्छा लगता है, तो मेरा कैलाश आसना इज़ रियली गुड। तो नेक्स्ट अब अपना गोल क्या आपने रखा हुआ है जो आपने अचीव करना है? आज के टाइम पे सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने काम करना है। मैंने सबसे पहले इंटरनेशनली अपने योगा को प्रमोट करना है, ताकि जो लड़कियां ये सोचती हैं कि लड़कियां कुछ नहीं करती या फिर लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, तो इस चीज़ को मैंने ख़त्म करना है। इंटरनेशनली ग्लोबली अगर मैं इस चीज़ को प्रमोट करूँगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से लड़कियाँ सोचती हैं स्पोर्ट्स में नहीं जाती, डर के मारे बैठ जाती हैं घर पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ आगे बढ़ें, उस चीज़ को करें, उस चीज़ को अपनी रूटीन में डालें, जिससे कि आने वाले टाइम में वो भी कुछ ना कुछ अचीव करें। तो मेरा यही है मेन कि मैं योगा को प्रमोट करना चाहती हूँ इंटरनेशनली। तो आप योग दुनिया को बिना योगा के कैसे देखती हैं? मेरे लिए फिर कुछ नहीं है, फिर दुनिया है ही नहीं। अगर मैं योगा है तो सब कुछ है, अगर योगा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि योगा है तभी आप मेंटेन कर पाओगे, आप विदाउट योगा मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। इतना स्ट्रेस आज के टाइम पे, इतना स्ट्रेस है कि आप बिना योगा के आप उस चीज़ को क्योर नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में मेडिसिन्स इतनी ज़्यादा लोग लेना शुरू हो जाएंगे कि उन चीज़ों से पीछा छुड़वाने के लिए उनको योगा ही करना पड़ेगा। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो आपको योगा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको योगा पे आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। तो मैम जैसे प्रेगनेंसी की जब हम बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर अगर वेस्टर्न में कल्चर की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं एंड टाइम तक योगा करते हैं। जो लेडीज़ हैं वो योगा करती रहती हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें काफ़ी वायरल होती हैं, आजकल चल भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड, हॉस्पिटल्स में भी इस चीज़ को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर इंडियन कल्चर की हम कहीं ना कहीं बात करें तो लोगों की तरफ से ये मैंटेलिटी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कोई आसन गलत कर लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये मैंटेलिटी कहाँ तक सही है? देखिए, एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो पोस्ट वाली हो। अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है, जैसे हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ बिल्कुल सही है, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।
अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप लेथार्जिक हो जी। जाओगे, सबसे पहली बात। अगर आप लेथार्जिक हो तो आपका स्ट्रेचिंग नहीं होगी, स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, राइट। इजंट इट? तो मेरे हिसाब से ये है कि मेंटेलिटी यहाँ की थोड़ी गलत है, इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। उनको इंडल्ज करना चाहिए एक्टिविटी में। जितना लेडी इंडल्ज करेगी खुद को एक्टिविटी में, उतना ज़्यादा उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी। फर्स्ट 3 मंथ का हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उस टाइम हम थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। उस टाइम भी हम एक्टिविटी को रोकेंगे नहीं, उस टाइम हम थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। बट लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, इट्स रियली गुड और इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल दोज वुमेन्स हु डिड योगा। ओके, तो मेरा ये है कि करना ज़रूरी है। राइट। नहीं करेंगे तो वो फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी ही Complications आएगी, आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। Right. तो उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हमें सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी ही करनी पड़ेगी। आपने जो सजेस्ट किया अभी प्रेगनेंसी के टाइम के लिए, अब जब डिलीवरी हो गई उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न है कि लेडी को आराम करना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बाहर की अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, तो आफ्टर डिलीवरी लोग अपनी अपनी एक्टिविटी जो है, चाहे वो ऑफिस का वर्क है या घर का काम है, वो शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक वहम बैठा हुआ है कि कुछ गलत ना हो जाए, और लेडीज़ के माइंड में ये होता है कि मैं एकदम से वेट ना गेन कर लूँ। तो इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करना ज़रूरी है? देखिए, मेरे पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम पोस्ट के लिए हम योगा करवाते हैं, और उसमें थोड़ा सा हम ये ध्यान रख सकते हैं, थोड़े से स्टिचेस का हम ध्यान रख सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी हम इस चीज़ का थोड़ा सा लेके चलेंगे, डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बाद आप उस चीज़ को कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 to 2 मंथ्स आप रेस्ट करवा सकते हो, या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स। ओके। इफ़ देर इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी देन यू कैन टेक रेस्ट टिल लाइक 3 मंथ्स ओके। इज़ सफिशेंट। आफ्टर डैट आप उसको एक्टिविटी में लेके आ सकते हो। लेकिन उस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टिचेस नॉर्मल है या नहीं है। ओके। ठीक है, तो करनी ज़रूरी है। वो अगर करोगे तो ही आपका वेट लॉस होगा, तो ही आपका थोड़ा सा दोबारा से बॉडी मेंटेन करना शुरू करेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना, कि 1-1 साल तक हमें नहीं करना है, 2-2 साल तक हमें नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो आप 2 to 3 मंथ्स बाद आप उसको कंटिन्यूटी में ला सकते हो, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो। अगर सिजेरियन है तो फिर हम थोड़ा सा टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर देते हैं। बट डिपेंड अपॉन योर स्टिचेस। अगर आपके स्टिचेस बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आप सेकेंड मंथ से भी शुरू करो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप, चाहे आप प्री नेटल करो चाहे आप पोस्ट नेटल करो, इंस्ट्रक्टर के साथ ही करो। आप टीवी में देख के या फिर यूट्यूब पे देख के उस चीज़ को फॉलो मत करो, क्योंकि प्री में हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। बेबी कभी हमारा रोल करता है, कभी उल्टा भी हो जाता है, तो उसको फिक्स अप करने के लिए या फिर और चीज़ें उसको रोल करने के लिए तो इंस्ट्रक्टर की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रक्टर होगा तो आप ठीक तरीके से करोगे। नॉर्मली अगर आप खुद यूट्यूब से कर रहे हो तो वो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए जब भी करो, प्री नेटल और पोस्ट नेटल, इसमें मैं बताऊंगी कि जब भी करो तो इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही करो, तभी आपको एक अच्छा और एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।